Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद निशित। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। स्टूडियो में चर्चा के लिए आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामाचंद्रन। सुषमा जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। थैंक यू सोनू। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं निशित कुमार। Domestic stocks witness modest recovery. Sensex closes at 58,664. Nifty settles at 17,503. Global indices log losses and oil prices fall around 1.5%. घरेलू शेयर बाजारों में आई मामूली बढ़त। सेंसेक्स 58,664 पर बंद हुआ और निफ्टी 17,503 दर्ज हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मंदी का रुख रहा और तेल की कीमतों में लगभग 1.5% की गिरावट आई। Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। सेंसेक्स और निफ्टी आज मामूली बढ़त में रहे। वैश्विक बाजारों के संकेत नकारात्मक रहने के बावजूद दोनों सूचकांक वृद्धि के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 58,500 से ऊपर और निफ्टी 17,500 के स्तर से ऊपर बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.34% की तेजी से 198 अंक बढ़कर 58,664 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.5% की मजबूती से 87 अंकों की वृद्धि दर्ज करता हुआ 17,503 पर जा पहुंचा। विस्तारित बाजारों की बात करें तो यहां तेजी और भी अधिक थी। बीएसई मिड कैप सूचकांक 1.61% के उछाल में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.81% की वृद्धि दर्ज हुई। The Sensex and the Nifty today witnessed modest gains. Both stocks climbed even as cues from the global equity indices were negative. The Sensex closed above the 58,500 mark while the Nifty ended above 17,500 level. The BSE Sensex rose 198 points or 0.34% to trade at 58,664. The NSE Nifty also surged 87 points or 0.5% to trade at 17,503. And in the broader market at the BSE, the mid-cap index surged 1.61% and the small cap index climbed 1.81%. And in the Sensex SPAC, shares of 21 companies gained while 9 logged losses. Power Grid was the top gainer as it surged 3.9%, followed by NTPC, which gained 2.5%. Tata Steel closed 1% up and Bharti Airtel rose 2.1%. On the other side, IndusInd Bank plunged 2.6% and Asian Paints tumbled 2.4%. Infosys declined 1.5%. And in the sectoral indices, 18 out of 19 sectors logged gains. Metal sector stocks rose 3.5% and power surged 3.2%. Utilities sector stocks ended 3.1% up. And the overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,396 companies gained while 865 fell. Shares of 154 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 2 पैसे की गिरावट से 74 रुपए 42 पैसे प्रति डॉलर पर था। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 0.03% की गिरावट से 96.53 पर था।
सुषमा जी, आज जब बाजार खुला तो 58,000 के नीचे था सेंसेक्स, लेकिन बाद में हमने देखा कि खासी तेजी आई और बाजार 198 पॉइंट्स के साथ बंद हुआ है। जो एक्सटेंडेड मार्केट है उसमें अच्छी खासी तेजी है। सो बाजार की स्थिति को आप अभी कैसे देखती हैं? कल की गिरावट इतनी तीव्र और आज जो हम एक अच्छा परफॉर्मेंस देख रहे हैं, कौन से फैक्टर्स आपको लगता है बाजार पर अभी हावी हैं? देखिए, मार्केट जो है कई महीनों से बुलिश रन में चल रहा है। बुल रन बहुत तेजी से जा रहा है और ये करेक्शन के जो इंडिकेशंस आ रहे थे, काफी दिनों से आ रहे थे और कोई वजह तो जरूर आई है। वजह काफी आई है कि भाई आपका पेटीएम आईपीओ की जो क्रैश आया है, आपकी बाकी जो फार्म लॉज की रिपील है वो मार्केट के ऊपर हावी हुआ है कि भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म को रिवर्स किया है और ग्लोबल इंडिकेटर्स की भी हैं, कोविड की रिवाइवल यूरोप में। तो कई सारे फैक्टर्स जो हैं जो कंबाइन करके इस वजह से 4 दिन से वो गिरावट आई है। और वैसे भी हमने यहाँ पर भी बात की है कि करेक्शन आने वाला है, हमें मालूम था कि कब आएगा, हम सब इंतजार कर रहे थे। तो अब 4 दिन से ये हो रहा है, अभी थोड़ी बहुत फिर से अब अपवर्ड मूवमेंट आई है। क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट इसलिए आई है क्योंकि फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी अभी अच्छे हैं, आउटलुक अच्छा है कि भाई इस साल आपको 8-9% ग्रोथ तो होगा ही और पैंडेमिक से रिकवरी हो रही है, वैक्सीनेशन पेस बढ़ रहा है। अब लेटेस्ट एक खबर आई है कि हमारे पास इतने वैक्सीन हो जाएंगे दिसंबर तक कि हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, हमारे पास सरप्लस है। तो ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं दिखाई दे रहे हैं कि फंडामेंटल्स हमारे अच्छे हैं। हालांकि एक आईपीओ शायद क्रैश हुआ है, लेकिन बाकी जो आईपीओ थे वो तो बहुत अच्छे चल रहे थे। तो ये और ग्लोबल स्थिति पे भी रिवाइवल हो रही है सब जगह। तो ये जो पूरा, और अमेरिका में अगर आप देखें तो अमेरिका में अभी इजी मनी पॉलिसी चल रही है, धीरे धीरे करके शायद वो विड्रॉल करेंगे एसेट परचेसिंग का, लेकिन ओवरऑल आउटलुक अच्छा है। तो मेरे ख्याल में करेक्शन कई वजहों से फिर थोड़ा सा आएगा, लेकिन बुल रन अभी मेरे ख्याल जारी रहेगा हमारी मार्केट में। Well, talking about the broader market, Sushma ji, the mid cap and the small cap as well, who had been actually kind of holding in the face of this red run which we had in the past some time, but yet we have seen even a deep red cut in these the mid cap and the small cap sectors as well. How do you see this, and how do you explain this, and how do we see this panning out in the short and the long term? Well, we still have to remember that the recovery from the pandemic has not been so what shall I say, so buoyant as far as MSMEs are concerned. And that is a factor that you cannot discount. There's a large segment of the economy that is still reeling from the impact of these of the pandemic, especially the services sector. If you take services, if you take the hospitality sector, entertainment, aviation is now coming back in a big way. Everything is coming back, but the losses that have taken place for them to recoup will take a while. So that's why I would say mid-cap and small-cap index obviously will take a longer time to revive as compared to the large-cap, which are obviously sturdier and able to withstand the rigors of the pandemic. In fact, आज तो mid-cap और small-cap ने revival हुआ, outperform by a long margin. एक जो macros की आप बात कर रही हैं कि macro strong है, उसमें अगर हम Nomura India Business Resumption Index देखें, November 21 को जो सप्ताह समाप्त हुआ, उसमें तो 114 पे पहुंच गए हैं। जी। So, आपको लगता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हिट हुई थी पैंडेमिक से, उसमें जो रिवाइवल है वो फास्ट अगर रहेगा तो हम आशा कर सकते हैं कि जो ग्रोथ मोमेंटम है वो बना रहेगा? हाँ, अभी तो फेस्टिवल सीजन, अभी दिवाली के बाद ऑब्वियसली डिमांड बढ़ गया था इस महीने और पिछले महीने,
और अनुमान ये लगाया जाता कि भाई आगे वाले दिनों में भी ये डिमांड होगा। फेस्टिवल और शादियों का जो सीजन है, जो 2 साल से नहीं चल रहे थे अब शादी, अब इस साल शादियों का भी सीजन है, तो वो उसमें भी मतलब इसमें एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन, काफी डिमांड की जो डिमांड ग्रोथ होगा इसकी वजह से। तो ये अब आगे वाले दिनों में देखना है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है। कृषि क्षेत्र तो पहले से ही अच्छा था, और बाकी कुछ सेक्टोरल एरियाज जो हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर आप देखें वहां पर ट्रैक्टर्स एंड सिर्फ शायद 2 व्हीलर्स नहीं बढ़ रहे इतने तेजी से, क्योंकि रूरल एरियाज में इतनी डिमांड बढ़ी नहीं है, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर बहुत तेजी से चल रहा है। तो ये काफी, और बैंकिंग क्षेत्र में आप देख ही रहे हैं स्टॉक्स का जो बढ़ोतरी हुई है, वो इसलिए है क्योंकि एनपीएज हमारे बैंकिंग सेक्टर में काफी कम हुए हैं, और जो रिफॉर्म्स सरकार ने शुरू किए हैं, मर्जिंग ऑफ बैंक्स एंड वेरियस अदर इश्यूज, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, तो काफी जो मेजर्स किए उनका असर अभी हो रहा है। तो ये जो रिवाइवल का जो सिनेरियो है, मेरे ख्याल वो चलता रहेगा कुछ दिनों के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज अभी क्या है? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो पूरे विश्व में, यूएस में जैसे कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन 3 डेकेड हाई पे पहुंच गया है, तो क्या भारत के लिए भी, हालांकि हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो अभी वेल विद इन रेंज है, पर क्या आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन का खतरा भारत के लिए भी बना हुआ है? बिल्कुल इन्फ्लेशन का खतरा तो है, और सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए ये है कि जो तेल के दाम है इस वक्त, जो पास थ्रू इफेक्ट हो रहा है, तेल के दामों का बढ़ोतरी हुई है। अभी खैर एक अच्छी बात हुई है कि टैक्सेस दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कम किए हैं और स्टेट्स ने भी कम किए हैं। एक्साइज ड्यूटी सरकार ने किए हैं और वैट स्टेट्स ने किए हैं। वो थोड़ा सा राहत मिली है कंज्यूमर्स में को, लेकिन फिर भी जो अभी लेवल है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तेल के दाम अभी भी बहुत हाई लेवल पे है, और आगे वाले दिनों में देखना ये है कि ओपेक क्या करेगा, और उनके जो फैसले हैं उनके बेसिस पे ये दाम बढ़ेंगे और नहीं बढ़ेंगे। अभी डिमांड भी बढ़ रही है विश्व स्तर पर, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी और अगर उतनी सप्लाई नहीं होगी तो फिर और मतलब प्राइसेस तो बढ़ेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। तो सुषमा जी, जो आप ये तेल की बात कह रही हैं, अभी जैसा आप कह रही हैं कि बहुत समय से बहुत उच्च स्तरों पर था, लगभग 82-84 पर टिका हुआ था, लेकिन अब हमने देखा है कि थोड़ा नीचे आया है, 80 से नीचे आया, 78 के करीब। इसके आप क्या कारण मानती हैं? आपको लगता है कि मिलकर जो ऑयल इंपोर्टिंग नेशंस हैं उनको भी मिलकर कुछ कदम उठाना होगा या उठाया गया है? नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है मेरे ख्याल में, जो कभी हुआ नहीं है पहले, कि अमेरिका, जापान और इंडिया, ये तीनों देशों ने कहा कि हम अपने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उसमें से हम अपना तेल रिलीज करेंगे। और खैर सबसे ज्यादा तो अमेरिका के पास है, शायद वो 35-36 मिलियन बैरल्स रिलीज करेंगे। जापान भी काफी रिलीज करेगा, और इंडिया का भी ये कहना है, कई पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के कुछ नुमाइंदों ने बोला है कि शायद हम 5 मिलियन बैरल्स रिलीज कर सकते हैं। इंडिया ने एक बहुत अच्छी चीज की पिछले साल की, मतलब स्ट्रेटेजिक फैसला उन्होंने किया पिछले साल, जब अप्रैल और मई में जो दाम बिल्कुल क्रैश हो गए थे, $18-19 पर बैरल गिर गए थे, शायद सिर्फ 2 हफ्ते के लिए। तो उस जो छोटी सी समय में इंडिया ने काफी बहुत सारी खरीदारी की, ताकि अपने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उनको काफी उन्होंने बढ़ा दिए। तो इस वजह से हमारे पास इस वक्त स्टॉक्स हैं, हम रिलीज कर सकते हैं और रिलीज करेंगे मेरे ख्याल में। उससे काफी मेरे ख्याल में अभी तक रिलीज हुआ नहीं है, लेकिन
the fact that 3 countries have come together, ये joint action जो हुआ, जैसे आपने कहा तेल के जो importing nations हैं वो इकट्ठे उन्होंने ये फैसला लिया है और उसका असर हुआ है मार्केट पे। ओपेक प्लस पर भी प्रेशर पड़ा, जरूर ओपेक प्लस के ऊपर प्रेशर पड़ा है, हालांकि उन्होंने कहा कि नहीं वो हम नहीं बढ़ाएंगे अपना जो प्रोडक्शन, लेकिन फिर भी मार्केट के ऊपर असर जरूर पड़ा है। That was indeed a very smart move by the Indian government last year when they kind of stocked up. Yes. Well, let's try to understand. Let's come back to the markets and its its movement over the past some sessions. And let's besides the domestic factors, let's talk about the FPIs now. Now the FPIs, they have kind of they're retreating from most of the emerging markets. Let's say, besides India, of course, Taiwan, South Africa, Thailand, Malaysia, etc. But if we see India and a few other emerging economies, they were kind of insulated. We were kind of an aberration or an exception over the past 12 months, if we may say so. But now, even we have kind of started to feel the heat now, right? So how do you see this impacting the market in the short and the long term as well? Well, in both the short and the long term, I think it will impact the markets, and one of the major reasons is that the Federal Reserve in the US has signaled its intention to slow down its asset purchases, slow down its bond purchases, and that the scenario of easy money is not going to continue forever. And they are also worried about inflation, as Sonu pointed out. Inflation is also an issue in the US, so sooner rather than later, this situation of easy money will, have to come to an end. Now, at that point of time, these FPIs are going to go back to the US where they get US markets where they will get better returns. This is what happened the last time when we had quantitative easing. But the situation at that time was the impact was far greater on Indian markets and on the Indian economy. But we have to see that the Indian economy is on a stronger wicket right now. We are far more prepared for this eventuality because the markets and the government is well aware that this is going to happen. It's not that we will have to face this, what they call the taper tantrum. Right. And you have to remember at that time when it took place, the foreign exchange reserves with the country were about $275 billion. We are now at $600 billion plus. And therefore, we are in a much stronger position. So I think that we are not going to be impacted as badly as probably at that time. At that time, the rupee had also crashed. I don't think we are going to have that situation. Interestingly enough, the rupee has maintained its equilibrium over the last 12 months or so. It has been moving in a range-bound manner. And it has not, depreciated much. So I think that we have a stronger economy despite the pandemic. We have a stronger economy in a sense, an economy that should be able to withstand this situation, which you rightly pointed out, is going to take place. तो सुषमा जी, अगले सप्ताह आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग है, उससे आपको क्या आशाएं हैं, किस तरह की अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं और क्या फैसले आ सकते हैं लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, अभी की जो स्थिति है उसको देखते हुए, इकोनॉमिक स्थिति को देखते हुए? अभी तो मुझे लगता है कि 2022 तक, शायद फर्स्ट क्वार्टर तक, तो आरबीआई शायद ग्रोथ की तरफ ही फोकस करेगा. अभी इन्फ्लेशन को इतनी तवज्जो नहीं देगा, और अगर इन्फ्लेशन को इतना तवज्जो नहीं देगा तो शायद इंटरेस्ट रेट रजीम जो है वो अभी मेरे ख्याल स्टेटस को ही रहेगी. तो बाकी मेरे ख्याल अगले साल फर्स्ट क्वार्टर में हमें शायद ये अगर प्राइसेस का ये सिलसिला रहेगा, अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ते गए तो फिर आरबीआई जरूर कुछ फैसले लेगा. एक और मुद्दे पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे, जो टैक्स बॉयंसी हम देख रहे हैं, टैक्स कलेक्शंस में जो मजबूती देख रहे हैं, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हो, आपको लगता है कि ये भी एक स्ट्रांग इंडिकेटर्स हैं अबाउट इकोनॉमिक रिवाइवल, और इससे सरकार का हाथ भी मजबूत होता है, फिस्कल पोजीशन मजबूत होता है? जरूर. जीएसटी में खैर ये तो दिखाई दे रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज अप, और
डेफिनेटली वो इकोनॉमिक रिवाइवल का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि 1 लाख करोड़ से ऊपर हर महीने आ रहा है, और रिकॉर्ड लेवल पे भी आ रहा है। जीएसटी जब से शुरू हुआ उससे हाईएस्ट लेवल शायद अक्टूबर में हुआ। लेकिन अगर आप डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, डायरेक्ट टैक्सेस में जो अभी बढ़ोतरी हुई है, जो इंक्रीज, मेरे ख्याल में उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो कोशिश है शायद इन रिकवरीज, in making making the form simpler, making the system simpler, making everything जो ऑनलाइन चल रहा है, जो आसान है लोगों के लिए। अगर आपके लिए चीज काम आसान है तो वो आप काम करेंगे, अगर आपके लिए काम मुश्किल है तो आप नहीं करेंगे। तो ये काफी फैसले जो किए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, हालांकि मैं समझती हूँ कि बहुत और कुछ करने बाकी है, नीड्स टू बी डन, बट जो फिर भी जो उन्होंने किया है वो उससे फर्क पड़ा है और उससे बॉयंसी आई है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस में। So compliance भी better हुई है। Compliance because of this online, I think online payment has made a huge difference. And जी. Yeah, and talking of rupee, the rupee actually has it's kind of weakened today against the dollar amid talks of a faster pace of bond tapering and all in the U.S. Federal Reserve. So how do you see this development, and do you see a further slide happening in rupee in the short term? Well, it could certainly, if the taper tapering takes place, we are likely to see depreciation of the rupee. But as I said, I don't think it will be as sharp as it was way back when the financial crisis took place, and within 6 months the rupee depreciated very sharply. I do not think we are going to have that kind of fall in the rupee, but yes, we will have some depreciation to some extent. और सुषमा जी, एक सेक्टर आजकल न्यूज में है, टेलीकॉम सेक्टर। पहले कुछ ऐसी खबरों के लिए था कि उसकी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रही थी, फिर सरकार ने काफी हेल्प की। अब टैरिफ रेट्स बढ़ाने की बात हुई है, एक मेजर कंपनी ने बढ़ाए हैं और लगता है बाकी भी फॉलो करेंगे। आपको लगता है ये जस्टिफाइड है, ये राइज जो सेक्टर है उसकी हेल्थ के लिए, और क्या ये कंज्यूमर्स के लिए बहुत बड़ा हिट होगा? कैसे देखती हैं आप इसको? अब मेरे ख्याल में इसमें India has the lowest tariffs in the world, telecom rates. I would like to add to her question. Actually, yes. This addition, the hike actually, it's quite steep actually when we take into account 25-30% kind of. Yes. Already the company we are talking about that it had already hiked earlier, and even now they are 2 years back. Yeah, it's almost 2 years back. So now again they are kind of trying to hike furthermore, and the other 2-3 the major players that we have in the domain, they're also kind of following suit. So how do you see that actually? Well, I think it comes back to the state of the industry. We cannot, and I think the government is responsible to some extent in the sense that we are now down to 3 players, and there was a fear we'll be down to 2 players. And that was the fear, that when you are down to a duopoly, then we are stuck with, what these people, I mean, they can join hands and then command the pricing that they want. So this was the fear. But right now, I think we have to give the telecom companies some leeway, because they have gone through, where Sonu says, a great crisis. And they do need these higher rates to survive, especially the two of them. The third one is the one which has brought prices to rock bottom levels. And it had been sort of controlling the trend, monopoly controlling the trend, and they have a huge share of the market. And in fact, telecom sector हमारे लिए बहुत important भी हो गया है इस पूरे जो कोविड के टाइम work from home. Of course, it has become more important than ever before. And आज टेलीकॉम सेक्टर में इनफैक्ट 2.12% का उछाल आया है। आपको लगता है कि जो 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेक्ट्रम पर जो खर्चा है, जो करना होगा, उसको देखते हुए भी ये जो हाइक है इसको शायद जस्टिफाइड मानेंगे आप? That's what I'm saying. एक तो आपका जो क्राइसिस है, और ऊपर जो अभी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना है 5G के ऊपर, उन्होंने बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह उनको बनानी पड़ेगी, और तो उसलिए उनको नो डाउट उनको फंड्स चाहिए, और डेफिनेटली कंज्यूमर के ऊपर ये हिट है।
लेकिन होपफुली वैसे हमारे देश में सबसे लोएस्ट, सबसे कम दाम है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. वी आर स्टिल एट द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, सो वी शुड फील हैप्पी अबाउट दैट. That's true. चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी नजर डाल लेते हैं. अधिकांश एशियाई बाजारों में आज गिरावट का रुख था. चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.2% बढ़ गया, लेकिन सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.3% की गिरावट रही. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.5% के नुकसान पर था और हांगकांग के हैंगसेंग में 1.2% की गिरावट दर्ज हुई. जापान के निक्केई में कारोबार नहीं हुआ. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में यहां भी गिरावट का रुख था. लंदन के FTSE 100 में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था. फ्रांस के कैक में 0.3% और जर्मनी के डैक्स में 0.7% की गिरावट चल रही थी. And moving on to the U.S. markets, the S&P 500 ended lower yesterday after President Joe Biden picked Federal Reserve Chair Jerome Powell to lead the central bank for a second term, while the Wall Street lenders rallied on the prospects of interest rate hikes in 2022. The Dow Jones ended flat, the S&P 500 lost 0.3%, and the Nasdaq Composite Index declined 1.3%. Well, Sushma ji, Jerome Powell, the chair, he set for a second term. Yes. So can we see a 2.0 from him, as in we have been seeing all this accommodative stance and all over the past 1.5 years? Yes, he is the man who is the architect of this entire strategy. And in fact, it is surprising he was actually a Trump nominee. Indeed. And yet Joe Biden has picked him for a second term. So I think even in the U.S. they are looking forward to a more accommodative stance, a more dovish stance from him. So let's see what happens. और एक और चीज है कि आप शायद इस पे हम पहले भी आपसे चर्चा कर चुके हैं कि अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे बहुत पुश दिया जा रहा है. बिल भी पास हो गया है वहां पे. और भारत में भी जो AIIB है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, उन्होंने जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मुहिम है उसको बहुत अप्रिशिएट किया है. सो आपको लगता है कि ये दिस इज द की टू डेवलपमेंट? Well, we also have a national infrastructure plan, 1.3 to 1.4 trillion dollars, just like Joe Biden's. But the only thing is, in their case, they are replacing existing infrastructure. We are creating new infrastructure. हमारे देश में वो infrastructure है नहीं, चाहे हमारे पास ports हो या सड़कें हैं, highways हैं, airports हैं. तो ये सब चीजें जो हैं, ब्रॉडबैंड है, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में है. तो ये सारी चीजें हमें बहुत जरूरी हैं. और ये अगर ये नहीं होगा तो फिर बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसके हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इतनी तेजी से नहीं चल पाएगी. इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग होगी, इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स क्या होंगे? डायरेक्ट बेनिफिट्स तो आपको मालूम ही है कि आप सबको मतलब अच्छी जो फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी सड़कें होंगी, आपके जो सामान है जल्दी से चलेगा, एयरपोर्ट से स्मूथली सब कुछ चलेगा. और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी चीज है. Not to forget that, yeah. हाँ, एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी चीज है. और उसके बारे में यही है, एक हमारी वीकनेस है ग्रोथ में कि जॉब्स इतने नहीं बढ़ रहे जितने बढ़ने चाहिए. तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर से उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है उससे बहुत ज्यादा जॉब्स ग्रोथ होगी. And that would be humongous, I must say, the infrastructure thing and the job creation thing, actually. Yes. The multiplier effect which we talk about. Indeed. That is the big weakness in our growth pattern. Yeah, and moving on to oil now. Oil prices today rose marginally but remained under pressure from the rising COVID-19 cases in Europe and a potential release of Japanese oil reserves, raising concerns about both oversupply and weak demand. And in the intraday trade, Brent crude was trading around $79 per barrel, while the WTI crude prices were at $75.70 per barrel. So, Sushma, very briefly, where do you see this oil heading in the short term? Well, it depends really on OPEC Plus. If OPEC Plus is reasonable, they should be able to raise production. But they seem to have dug in their heels and said that we will not increase more than 400,000 barrels per month. And I think they have got also agitated by this coordinated action by America and India and Japan. But also it depends greatly on demand. And I think demand is going to rise in the coming months because the whole world is reviving after the pandemic. And so one has to see the combination of OPEC plus demand and, of course, the oil importing countries.
और आइए अब चलते हैं सराफा बाजार की ओर। वैश्विक बाजारों में मंदी के अनुरूप मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर में आपूर्ति वाले सोने का मूल्य 260 रुपए कम होकर 47,665 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। चांदी भी 1,160 रुपए की गिरावट से 63,410 रुपए प्रति किलो पर थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,797.60 प्रति आउंस पर था और चांदी भी गिरावट दर्ज करती हुई $23.90 प्रति आउंस पर थी। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो हमें चर्चा को भी यहीं समाप्त करना होगा। सुषमा जी, आप आई, हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुनो। And before we close, a reminder of the headlines once again. Domestic stocks witness modest recovery. Sensex closes at 58,664. Nifty settles at 17,503. Global indices log losses and oil prices fall around 1.5%. Well, that's it in this edition of Market Mantra. From the team of Market Mantra here, goodbye till we meet again the next time. Market Mantra. Market Mantra.